हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम बचे हुए प्रश्नावली के विविध प्रश्नावली के जो बचे हुए सवाल हैं उन सवालों का अध्ययन करेंगे और उन सवालों को सोल्व करने का प्रयास करेंगे। भाई, आपको पता है जो सवाल में दिया जाता है सबसे पहले उस चीज़ पे निर्भर करते हैं सवाल में दिया क्या गया। कल हमने जितने सवालों का अध्ययन किया उन्हीं सवालों से आगे आज अध्ययन करेंगे। जैसे सवाल नंबर आपका 10 में दिया गया है, देखो सवाल नंबर 10 में क्या कहा इसने इसने कहा कि एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं एक्स वाई तथा जेड का उत्पादन करता है। ठीक है, 3 प्रकार की वस्तुओं का वो क्या कर रहा, निर्माता उत्पादन कर रहा, जिनका वह दो बाजार में विक्रय करता है, अर्थात दो बाजार में वो उन वस्तुओं को बेचता है। ठीक है, जिनकी आपको बिक्री की जो सूची है वो नीचे दी हुई है। सूची क्या दी, इस सूची में आपको दिया हुआ कि बाजार एक में वस्तु एक्स का जो उत्पादन हो रहा वो कितना हो रहा 10,000, फिर वाई का 2,000 और इसका कितना है 18, ऐसे ही इसका 6,000 है बाजार दूसरे में और इसका 20,000 और इसका 8,000। अब पहली कंडीशन क्या दी इसने, पहली कंडीशन में हमारे से इसने एक बात पूछी, इसने कहा यदि एक्स वाई तथा जेड की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य क्रम से 2 रुपये 50 पैसे, 1 रुपया 50 पैसे तथा 1 रुपया है, तो प्रत्येक बाजार में कुल आय आव्यूह बीजगणित की सहायता से ज्ञात कीजिए। और दूसरी कंडीशन में दिया कि दूसरा जो सवाल दे दिया बी पार्ट में दिया कि लागत मूल्य कितना हो गया भाई, लागत मूल्य हुआ 2 रुपये, एक फिर 1 रुपया और फिर 50 पैसे। तो इसने पूछा कि भाई हमें इनका फिर लाभ बता दो, लाभ कितना हमें प्राप्त हुआ। यह बात दूसरे सवाल में पूछी गई। हम सवाल नंबर 1 कर रहे हैं। सबसे पहले देखो सवाल नंबर 1 में क्या दिया, मैंने वही लिखा, क्या यदि एक्स वाई जेड की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य क्रम से 2 रुपये 50 पैसे, 1 रुपया 50 पैसे तथा 1 रुपया है, तो बाजार, फिर दूसरा बाजार कितनी वस्तुएं जारी 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 2,000, 8,000, मूल्य 2 रुपये 50 पैसे, 1 रुपया 50 पैसे और आपका 1 रुपया। इसके बाद आगे हम यहाँ आके मैंने इसे मैट्रिक्स बना लिया, इसे 2 गुणा 3 का और ये कितना है 3 गुणा 1। मैंने इन दोनों की गुणा करी भाई, 10,000 की गुणा 2 रुपये 50 पैसे में भी तो मेरा 25,000 आया। उसके बाद 2,000 की गुणा मेरी 1 रुपया 50 पैसे में भी मेरा 3,000 आया। 18,000 की गुणा मैंने एक में करी तो 18,000 आया। ऐसे 6,000 की गुणा 2 रुपये 50 पैसे में भी 15,000 आया। उसके बाद मेरी ने गुणा करी 20,000 की, कितने में गुणा करी 20,000 की गुणा करी 1 रुपया 50 पैसे में और 8,000 की गुणा करी 1 रुपये में। तो इसे जोड़ने पर टोटल मेरा ऊपर आया 46,000, नीचे आ गया मेरा 53,000। अब मैंने कहा बाजार एक में कुल आय कितनी हुई 46,000 हुई और दूसरे में कितनी हुई 53,000 हुई। अब सवाल नंबर 2 लेकर चले, उसमें जो मूल्य था मूल्य चेंज हो गया। यहाँ मूल्य अब हो गया 2 रुपये, 1 रुपया और 50 पैसे। मैंने इनकी गुणा करी मैट्रिक्स विधि द्वारा। तो जैसे मैंने ऊपर सोल्व किया था तो सोल्व करने पर मेरा यहाँ 20,000 आया, यहाँ 2,000 आया, यहाँ 9,000 आया। इसे जोड़ा 31, इसे जोड़ा 36। ठीक है भाई, जोड़ने पे फिर मुझे बताना कि लाभ कितना हुआ। बाजार एक में कितने का लाभ हुआ 46,000 में थे, 31,000 मैंने घटाए, कितना आ गया 15,000। मुझे बाजार एक में 15,000 का लाभ हुआ। फिर 53 में थे, मैंने कितने घटाए 36 घटाए, दूसरे बाजार में मुझे कितने का लाभ हुआ 17,000 का लाभ हुआ। अब इसके बाद सवाल नंबर 11 कहता है, सवाल नंबर 11 में जो मुझे कहा गया वो बात सुनने ध्यान दें। सवाल नंबर 11 में एक बात कही कि x 1 2 3 4 5 6 बराबर है -7 -8 माइनस आपका 9 2 4 6। मैंने मान लिया भाई x बराबर है, एक बात मान ली मैंने, x बराबर ABCD। मैंने यहाँ लिखा ABCD और यहाँ लिखा 1 2 3 4 5 6 और ऐसे इधर बराबर -7 -8 -9 2 4 6। मैंने इसकी गुणा इसमें करी, x वाले पार्ट की गुणा मैंने कहीं में करी 1 2 3 में। ठीक है, तो गुणा करने पे मेरा आया a की गुणा मैंने 1 में करी तो a आ गया, b की गुणा 4 में करी तो मेरा कितना आया 4b आया, a की गुणा मैंने 2 में करी तो 2a आया,
बी की गुणा मैंने 5 में करी 5 बी आया, ए की गुणा मैंने 3 में करी 3 ए आया, बी की गुणा मैंने 6 में करी 6 बी आया। इसी प्रकार सी की गुणा मैंने 1 में करी मेरा क्या आया सी आया, और डी की गुणा मैंने 4 में करी 4 डी आया। सी की गुणा मैंने 2 में करी 2 सी आया, डी की गुणा मैंने 5 में करी मेरा 5 डी आया। सी की गुणा मैंने 3 में करी मेरा 3 सी आया, फिर डी की गुणा मैंने 6 में करी 6 डी आया। मैंने एक बात लिखी यहाँ, क्या यदि दो समान अवयव हैं तो उनके संगत अवयव भी समान होते हैं। ठीक है, यदि दो अवयव समान होंगे तो उनके संगत जो अवयव होंगे वे भी आपके समान ही होंगे। अब मैंने लिखा यहाँ 4a प्लस आपका a प्लस 4b बराबर -7, अर्थात यहाँ लिखा हुआ है मेरा a प्लस 4b और इधर क्या लिखा हुआ है -7 है, तो a प्लस 4b बराबर क्या है -7 के। इसी प्रकार 2a प्लस 5b बराबर क्या होगा -8 के। इसी प्रकार 3 वो आपका आया 3a प्लस 6b बराबर क्या होगा -9 के, वो मैंने छोड़ दिया लिखा नहीं। फिर 3c प्लस 4d बराबर क्या 2 के, 2c प्लस 5d बराबर क्या 4 के। मतलब यह समीकरण 1 बना ली, 2 3 4 इन सब चारों समीकरणों को हल करा, ए बी सी डी के मान निकाल ले। ए का मान मेरा 1 आया, बी का मान मेरा -2 आया, सी का मान मेरा 2 आया और डी का मान मेरा 0 आया। मैंने ये मान रख ली, मेरे एक्स का मान मुझे प्राप्त हो गया पूरे सवाल में। ठीक है, अब आप इस तरह इस सवाल को सोल्व करेंगे। इसके बाद सवाल नंबर 12, सवाल नंबर 12 में दो सवाल एक जगह जोड़ रखे इसने कहा यदि, बड़े ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यदि ए तथा बी समान कोटि के वर्ग अवयव इस प्रकार हैं, ये ए तथा बी समान कोटि के वर्ग अवयव इस प्रकार हैं कि ए बी बराबर है बी ए के। एक बात ध्यान रखेंगे, हमेशा अवयव में ए बी बराबर बी ए संभव हो भी सकता है, नहीं भी, ऐसा निश्चित नहीं है, पर इसने दी यह बात यहाँ। तो गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा सिद्ध कीजिए ए बी की पावर n बराबर होगा ए की पावर बी की पावर n ए के। यह बात मुझे सिद्ध करनी, और इसके बाद मुझे सिद्ध करना ए बी की पावर n बराबर है ए की पावर n और बी की पावर n की। देखो मैंने क्या किया, सबसे पहली बात, गणितीय आगमन सिद्धांत क्या है वो हमारी नॉलेज में होना चाहिए। गणितीय आगमन सिद्धांत कहता है कोई भी सवाल आप दिया जाए, कैसा भी सवाल हो, उसे आप n बराबर 1 के लिए सिद्ध करें, फिर उसके बाद n बराबर k के लिए उसे सिद्ध मानना है, और फिर तीसरी बात k प्लस 1 के लिए उस सवाल को सिद्ध कर दें। तो आपकी 3 कंडीशन अगर किसी सवाल में अप्लाई होती हैं तो वो सवाल गणितीय आगमन सिद्धांत से सत्य होता है। ठीक है, अब सबसे पहली बात जो इस सवाल में दिया गया, मुझे मैंने लिखा पी एन इक्वल, मैंने लिखा ए बी की पावर n बराबर के बी की पावर n ए के। मैंने क्या करा, गणितीय आगमन सिद्धांत लगा n बराबर 1 के लिए सत्य दिखा रहा मैं। सबसे पहले मैंने 1 रखा, तो ए बी बराबर क्या आया बी ए क्या आया। यह बात मुझे प्रश्न में दे रखी कि दो वर्ग अवयव ऐसे इस प्रकार के हैं, ये दे रखी दो वर्ग अवयव इस प्रकार के हैं कि ए बी बराबर के बी ए के। जब ए बी बराबर मेरी बी ए के आ गए तो अतः परिणाम 1 मेरा सत्य है, n बराबर 1 पर क्या है सत्य है। फिर मैंने माना n बराबर k पर भी सत्य होगा, यह बात मैंने मान ली, n बराबर k पर सत्य होगा, यह बात माननी। मैंने लिखा बी की पावर k बराबर b की पावर k a, समीकरण नंबर 1। हमें सिद्ध करना है क्या n बराबर k प्लस 1 पर भी परिणाम क्या है सत्य है, यह बात मुझे सिद्ध करनी। मैंने लिखा a b की पावर k प्लस 1 बराबर b की पावर k प्लस 1 a। इसके बाद a b की पावर k प्लस 1, मुझे पता यदि गुणा हो रही है तो गुणा में पावर जुड़ी है, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकूँ b को क्या a b की पावर k b। अब यह बात मैंने क्या माननी, मैंने माननी पहली समीकरण में a b की पावर k बराबर कहेंगे b की पावर k a के, तो मैं यहाँ से यह बात इसके बराबर लिख सकता हूँ। तो मैंने इसकी जगह ये बात रख दी क्या a की पावर k a b की पावर k बराबर b की पावर k a, यह बात मैंने लिखी b की पावर k a डॉट b। अब a b बराबर क्या दिया प्रश्न में b a के, वह बात मैंने यहाँ डाल दी। अब b मैं क्या लिखूँगा इसे b की पावर k प्लस 1 बराबर क्या आ गया a के। तो यही तो बात मुझे सिद्ध करनी थी RHS में। जब मेरी यह बात RHS में सिद्ध होगी तो मैं कह सकता हूँ कि गणितीय आगमन सिद्धांत इस सवाल पर अप्लाई होता है।
तो मैंने कहा अतः परिणाम n बराबर k+1 के लिए भी सत्य है। तो गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा प्रमाणित होता है कि a b की पावर n बराबर होगा आपका b की पावर n a, ठीक है, सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए। अब दूसरी बात दी ने a b की पावर n बराबर a की पावर n b की पावर n, यह बात मैंने यहाँ भी लेके चला। मैं जैसे मैंने लिखा a b की पावर n बराबर a की पावर n b की पावर n के। अब जो गणितीय आगमन सिद्धांत कहता है, क्या कह रहा है गणितीय आगमन सिद्धांत कि n बराबर क्या रखना, मुझे 1 रखना। मैंने n बराबर 1 रखा। 1 रखने में क्या है, a b की पावर 1 बराबर a की पावर 1 b की पावर 1। a b बराबर कहीं क्या आया मेरा, a b क्या आया, तो n बराबर 1 पर मान क्या हो गया, सत्य हो गया। फिर मैंने n बराबर k पर मान सत्य मान लिया, तो मैंने रखा a b की पावर k बराबर a की पावर k b की पावर k, सत्य मानना मैंने अपनी तरफ से। फिर मुझे सिद्ध क्या करना, सिद्ध करना n बराबर k+1 पर भी सत्य होगा। तो मैंने रखा a b की पावर k+1 बराबर a की पावर k+1 b की पावर k+1। a b की पावर k+1, ठीक है, गुना में क्या हुआ, पावर जुड़ जाऊं, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकूं a b की पावर k इंटू ए बी। ये बात लिख ली मैंने। a b की पावर k बराबर कहीं गया मेरा समीकरण 1 में, a की पावर k और b की पावर k के। ये बात मैंने यहाँ लिख ली। और यहाँ लिखने के बाद में a को a के साथ ले लिया, b को b के साथ ले लिया, क्या हुआ, a की पावर k+1 b की पावर k+1। अतः सिद्ध हुआ a b की पावर n बराबर कहीं के a की पावर n b की पावर n प्राकृतिक सभी संख्याओं के लिए। अब सवाल नंबर 13 में आपको कहा गया क्या कि यदि a बराबर कहेंगे, यदि आपको a बराबर है अल्फा बीटा गामा और माइनस अल्फा, तो a² बराबर i, तो अल्फा बीटा व गामा में संबंध याद कीजिए। अल्फा बीटा व गामा में क्या संबंध होगा, पहली बात यह मैंने लिखा a की a में गुणा करेंगे, ठीक है भाई, a की गुणा a में करी, अल्फा की गुणा अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा, अल्फा बीटा अल्फा गामा, और इधर क्या लिखा है 1 0 0 1। अल्फा गुणा अल्फा में भी कितना आया, अल्फा स्क्वायर, बीटा गुणा गामा में भी कितना आया, बीटा गामा, अल्फा की गुणा बीटा में अल्फा बीटा, बीटा गुणा गामा माइनस गामा में माइनस गामा, इससे कट जाएगा 0 आ जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या आ गया आपका 1 क्या आ गया। सवाल नंबर 14 ने कहा यदि शून्य आव्यूह सममित तथा विषमित दोनों ही हैं, तो भाई ऐसी एक ही कंडीशन है कि सममित तथा विषमित आव्यूह दोनों एक ही हो जाए। भाई आपको पता a का a डैश बराबर होना चाहिए a के, तो यह बात कहीं आती है आपकी या सममित में। यदि a का a डैश बराबर हो -a के, तो आपका आता है विषमित। अब 0 ना तो प्लस की होती ना ही माइनस की होती, तो हम कह सकें कि शून्य एक क्या है, सममित तथा विषमित दोनों प्रकार का आव्यूह है। अब सवाल नंबर 15 देखो, सवाल नंबर 15 में दिया इन्हें यदि a एक वर्ग आव्यूह इस प्रकार का है कि a² बराबर है a के, तो दिखाइए कि i प्लस a की पावर 3 माइनस 7a का मान क्या होगा। भाई सिंपल बात है, इसका फॉर्मूला लगाओ ना, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3a² b प्लस 3ba² माइनस 7a लिख लिया। भाई यहाँ फॉर्मूला लगाया हमने a प्लस बी की पावर 3, क्या हुआ a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3a² b प्लस 3ab², ये फॉर्मूला मैंने लगा दिया। फॉर्मूला लगाने के बाद मुझे एक बात बता, i की पावर 3 बराबर है i² बराबर है i के, a की पावर 2 बराबर के क्या है a के है, यह बात मुझे प्रश्न में दे रखी। मैंने ये वैल्यू यहाँ डाल दी, भाई a² लिख लिया, भाई 3 था वो, इसे मैंने a² लिख लिया, i की पावर 3 का मान i लिख लिया, इसका मान कितना हो गया a² इंटू a हो गया। इसे क्या लिखा मैंने, इसे लिखा i² का मान i लिख लिया, और इसे क्या लिखा मैंने a² को नुक्कड़ नहीं रखा, और यो 7a। अब आगे a² का मान a रख लिया, इसे i का मान 1 हो गया, यहाँ क्या रखा भाई मैंने a² का मान a रख लिया,
उसके बाद आई का मान 1 हो गया, 3 3 6 और 1 7 7 से 7 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा आई, 15 वाले में आई आ जाएगा। ऐसे ही एक उदाहरण था आपका, उदाहरण हम आपकी प्रश्नावली में दिया हुआ था कि ए कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा, तो सिद्ध कीजिए ए की पावर एन कोस एन थीटा माइनस साइन एन थीटा और कोस एन थीटा। आप इसमें गणितीय आगमन सिद्धांत लगाओगे। सबसे पहले एक के लिए सिद्ध करेंगे, एक के लिए सिद्ध करा, जहाँ आपका एन है वहाँ एक रख दिया, एक रखने पे यह कंडीशन आ गई। यह कंडीशन आने के बाद यह कंडीशन कौन सी है, जो आपको दे रखी, ए का मान है, तो ए का मान यो आ गया। तो आने के बाद आपने कहा एन बराबर 1 पे क्या है चीज़, सत्य है। उसके बाद जहाँ एन है वहाँ के रख देंगे, के रख दिया, के रखने पर आपने सत्य मान लिया। उसके बाद के प्लस 1 रखेंगे, के प्लस 1 रखने पे आपको सत्य सिद्ध करना कि ए की पावर के प्लस 1 बराबर होना चाहिए कोस के प्लस 1 थीटा साइन के प्लस 1 थीटा माइनस साइन के प्लस 1 थीटा कोस के प्लस 1 थीटा। आपने LHS ले ली, ए की पावर के प्लस 1 लिख लिया, ए की पावर के इंटू ए की पावर के का मान कितना हो गया, ए की पावर के का मान हो गया कोस के थीटा साइन के थीटा माइनस साइन के थीटा कोस के थीटा, यहाँ कोस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कोस थीटा। अब जब इनकी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद यह कंडीशन आ गई आपकी कोस के प्लस 1 थीटा साइन के प्लस 1 थीटा साइन के माइनस साइन के प्लस 1 थीटा कोस के प्लस 1 थीटा। जो यह बात आपकी आ जाएगी तो आप कहेंगे आता है गणितीय आगमन सिद्धांत इस सवाल पर अप्लाई होता है। छुट्टी, बस आपको यही सवाल आपको सोल्व आउट करने हैं। धन्यवाद, पूरी प्रश्नावली मैंने करा दी।